देखिए भाई, इस क्वेश्चन में अब अगला जो क्वेश्चन अपन 12वें नंबर का जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 12। अब अपन लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिखो किसी कमरे की छत से किसी कमरे की छत से 2 मीटर लंबी डोरी द्वारा 2 मीटर लंबी डोरी द्वारा किसी कमरे की छत से 2 मीटर लंबी डोरी द्वारा 0.1 किलोग्राम 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान के गोलक को लटकाकर 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान के गोलक को लटकाकर किसी कमरे की छत से 2 मीटर लंबी डोरी द्वारा 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान के गोलक को लटकाकर दोलन आरंभ किए गए। दोलन आरंभ किए गए, यानी कि दोलन करना उसने क्या कर दिए हैं, शुरू कर दी है। ये कह रहे हैं अपनी माध्य स्थिति पर गोलक की चाल, अपनी माध्य स्थिति पर गोलक की चाल 1 मीटर प्रति सेकंड, जो कि मैक्सिमम होती है 1 मीटर प्रति सेकंड है। अपनी माध्य स्थिति पर गोलक की चाल क्या है, 1 मीटर प्रति सेकंड है। गोलक का प्रक्षेप पथ क्या होगा, गोलक का प्रक्षेप पथ क्या होगा, गोलक का प्रक्षेप पथ क्या होगा यदि अब इसी के अंदर 2 पार्ट हैं। यदि डोरी को उस समय काट दिया जाए, यदि डोरी को उस समय काट दिया जाए, यदि डोरी को उस समय काट दिया जाए जब गोलक अपनी नंबर फर्स्ट, पहली स्थिति पूछ रहे हैं, चरम स्थिति में से किसी एक स्थिति पर है, अपनी चरम स्थितियों में से किसी एक अपनी चरम स्थितियों में से किसी एक स्थिति पर है, किसी एक स्थिति पर है। पहला तो ये कह रहे हैं। नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, स्थिति पर है, तथा नंबर सेकंड क्वेश्चन माध्य स्थिति पर है। माध्य स्थिति पर। देखिए अब अपन इसको सोल्व करते हैं, एक एक पार्ट का अपन को अब इसमें क्या है जवाब देना है। तो देखिए भाई क्या कह रहे हैं, इस तरह से है, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, ये कोई छत है, ये कोई डोरी है 2 मीटर लंबी, ये कोई गोलक है,
ये तो है इसकी माध्य स्थिति, और यहां है ये इसकी चरम स्थिति गोलक की। ये माध्य स्थिति है और ये क्या है इसकी सॉरी, ये इसकी क्या है, इसकी चरम स्थिति है। ये कह रहे हैं कि जब ये इस तरह से गति कर रहा है, इसकी डोरी को काट दिया जाए चरम स्थिति पर, इसका वेग क्या होता है, शून्य होता है। मैं देखो चरम स्थिति पर वेग क्या लिया जाता है, शून्य होता है, और माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम होता है, जो कितना दिया है इसमें क्वेश्चन में, 1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में पहले में अपन आंसर क्या ले लेंगे कि गोलक का अपनी चरम स्थितियों पर वेग क्या होता है, शून्य होता है। चूंकि गोलक का अपनी चरम स्थितियों यानी एक्सट्रीम पोजीशन, अपनी चरम स्थितियों पर वेग शून्य होता है। यानी कि यूं कह सकते हैं यहां पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम वे गतिज ऊर्जा न्यूनतम, यानी कि शून्य वाली स्थिति शून्य होता है। चूंकि गोलक का अपनी चरम स्थिति पर वेग क्या होता है, शून्य होता है। अगर वेग शून्य होता है, इसलिए जब गोलक चरम स्थिति पर होता है तब डोरी काट देने पर शून्य होता है, इसलिए जब गोलक अपनी चरम स्थिति पर होता है तब डोरी काट देने पर, इसलिए जब गोलक अपनी चरम स्थिति पर होता है तब डोरी को काट देने पर, उस स्थिति में अगर अपन डोरी को काट देते हैं तो गोलक गुरुत्वीय बल के प्रभाव में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्या होगा, गिरेगा। काट देने पर गोलक गुरुत्वीय बल के प्रभाव में, काट देने पर गोलक गुरुत्वीय बल के प्रभाव में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगा। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर जाएगा। ऐसी स्थिति में देखो ये होगा कि वो सीधा गोलक क्या होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगा। नंबर सेकेंड, जब वो माध्य स्थिति से गुजर रहा है तब काट दें, तो आपको जान रहे हैं माध्य स्थिति में उसका वेग क्या है, मैक्सिमम है। और कैसा वेग है, क्षैतिज, यानी कि उसका अब जो पथ बनेगा, भाई इसमें तो वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरा है, और उसमें जो पथ बन जाएगा माध्य स्थिति में काटने पर, उसमें एक एज ए प्रक्षेप्य पथ की तरह, परवलयाकार पथ की तरह क्या करेगा, गति करेगा। तो देखो नंबर सेकेंड मैं कह सकता हूं माध्य स्थिति में गोलक में क्षैतिज वेग होगा। माध्य स्थिति में गोलक में क्षैतिज वेग होगा। माध्य स्थिति में गोलक में कैसा वेग होगा भाई, क्षैतिज वेग होगा। इसलिए गोलक के क्षैतिज वेग और गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गोलक में क्षैतिज वेग होगा, इसलिए गोलक के क्षैतिज वेग गुरुत्वीय बल के प्रभाव में, क्षैतिज वेग गुरुत्वीय बल के प्रभाव में
इसलिए गोलक के क्षैतिज वेग व गुरुत्वीय बल के प्रभाव में उसका पथ पैराबोलिक यानी कि परवलयिक, पैराबोलिक कह दीजिए या फिर कैसा होगा, परवलयिक होगा। यहां अपने पास एक छोटा सा एक क्वेश्चन था जिसको अपन ने सोल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 था। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी एक सरल सा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। अब वो कॉन्सेप्ट तो अपनी बुक में दिया नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ ही अपन उस कॉन्सेप्ट को सोल्व करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है कि किसी लिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन है कि किसी लिफ्ट में कोई व्यक्ति है, अगर लिफ्ट एक समान वेग से गति कर रही हो तो उस व्यक्ति का भार क्या होगा। लिफ्ट अगर त्वरण से ऊपर जा रही हो, लिफ्ट त्वरण से नीचे आ रही हो, अगर लिफ्ट की केबल टूट जाए। 4 संभावनाएं हैं, यानी एक ही क्वेश्चन के 4 भाग हैं, यो कह सकते हैं 4 क्वेश्चन है जिनका अपन को आपका क्या करना है, जवाब देना है। अब वो 4 क्वेश्चन क्या है वो अपन अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो कि अपन ने अभी भी सोल्व किया है। देखिए अब अपन क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 14 की, सॉरी अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा सोल्व किया, अभी 12 किया है, तो क्वेश्चन नंबर अपन बात करेंगे 13 की। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, छोटा सरल लेकिन एक अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। यानी कि एक जनरल जो अपन कोई कॉन्सेप्ट लेते हैं प्रतिक्रिया बल का वो है। तो देखो भाई, लिफ्ट में अगर कोई तुला रखी हुई है जो कि व्यक्ति का भार मेजर करती है, तो वो आधारित होती है प्रतिक्रिया बल पर, यानी प्रतिक्रिया बल के आधार पर अपन इसका मान निकालेंगे। तो देखिए भाई क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 13 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहे हैं किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 70 किलोग्राम है, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 70 किलोग्राम है, या 70 किलोग्राम द्रव्यमान का क्या है, कोई व्यक्ति है। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 70 किलोग्राम है, वह गतिमान लिफ्ट में तुला पर खड़ा है। वह गतिमान लिफ्ट में तुला पर खड़ा है। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 70 किलोग्राम है, वह एक गतिमान लिफ्ट में तुला पर क्या है, खड़ा है। अब देखिए यहां अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, एक व्यक्ति का द्रव्यमान 70 किलोग्राम है, वह गतिमान लिफ्ट में क्या है, तुला पर खड़ा है। जो अब उस तुला के लिए क्या कहा जा रहा है, देखो लिफ्ट के लिए या तुला के लिए, जो नंबर फर्स्ट 4 भाग है वहीं इसमें। नंबर फर्स्ट ये कह रहे हैं जो 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से ऊपर जा रही है, जो 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से ऊपर जा रही है, जो 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से लिफ्ट क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। पहला क्वेश्चन तो ये। नंबर सेकंड कॉन्सेप्ट ये क्या कह रहे हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से नीचे जा रही है,
5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से नीचे जा रही है, कि एक समान त्वरण से नीचे जा रही है। फिर देखिएगा नंबर 3, तीसरे में क्या कह रहे हैं कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है। 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है। अब देखिए भाई 3 क्वेश्चन तो ये हो गए, तीनों स्थितियों में अलग मान पूछे जाएंगे। फिर कह रहे हैं ऊपर जा रही है, तो प्रत्येक प्रकरण में तुलाक के पैमाने का पाठ्यांक क्या होगा। जा रही है तो प्रत्येक, तो कह रहे हैं प्रत्येक प्रकरण में, तो प्रत्येक प्रकरण में तुलाक का पाठ्यांक, यानी कि यो कह रहे हैं प्रत्येक प्रकरण में तुलाक के प्रत्येक प्रकरण में तुलाक के पैमाने तो प्रत्येक प्रकरण में तुलाक के पैमाने का पाठ्यांक क्या होगा। देखो ध्यान रहे, तुलाक के पैमाने का पाठ्यांक क्या होगा ये पूछ रहे हैं, यानी कि उस तुलाक किसको मेजर करेगी, उस व्यक्ति के भार, यानी व्यक्ति का भार पूछा जा रहा है। और यहां पर तुला एक्चुअली में किसको बताएगी, प्रतिक्रिया बल को, जो उसके भार को शो करेगी। तो प्रत्येक प्रकरण में तुलाक के पैमाने का पाठ्यांक क्या होगा। ये तो 3 तो ये हो गए, और चौथा और पूछा जा रहा है भाई, तीनों प्रकरणों में तो भार पता नहीं है। अब देखो चौथे में क्या कह रहे हैं, यदि लिफ्ट की मशीन में खराबी आ जाए, यदि लिफ्ट की मशीन में खराबी आ जाए, यदि लिफ्ट की मशीन में खराबी आ जाए और वह गुरुत्वीय प्रभाव में मुक्त रूप से नीचे गिरे, आ जाए और वह गुरुत्वीय प्रभाव में मुक्त रूप से नीचे गिरे, और वह गुरुत्वीय प्रभाव में मुक्त रूप से कहां गिरे भाई, नीचे गिरे, तो पाठ्यांक क्या होगा। देखो भाई ये एक सरल सा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस एक क्वेश्चन के ही अपने पास कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। एक में तो लिफ्ट नियत वेग से ऊपर जा रही है, एक में लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे आ रही है, एक में नियत त्वरण से ऊपर जा रही है, एक में लिफ्ट क्या हो रही है, खराब हो रही है, यानी मुक्त रूप से गिर रही है। इन चारों ही स्थितियों के लिए अपन को क्या करनी है, बातें करनी है। अब देखिएगा भाई, अब अपन इसे सोल्व करते हैं। तो पहले अपन एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लें, एक इंपॉर्टेंट बात, कि गतिमान लिफ्ट में जो तुला होती है वे व्यक्ति पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल को क्या करती है, दर्शाती है। तो यहां अपन पहले इस लाइन को लिख लें, उसके बाद एक एक पद को अपन सोल्व करेंगे, ताकि ये ध्यान रहे आपको कि देखो गतिमान लिफ्ट में क्या कहा मैंने भाई, अपना आंसर में क्या लिख रहे हैं, गतिमान लिफ्ट में तुला व्यक्ति पर, गतिमान लिफ्ट में
तुला व्यक्ति पर, गतिमान लिफ्ट में तुला व्यक्ति पर लगने वाले प्रतिक्रिया, तुला व्यक्ति पर लगने वाले प्रतिक्रिया, गतिमान लिफ्ट में तुला व्यक्ति पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल का मापन करती है। व्यक्ति पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल का मापन, प्रतिक्रिया बल का क्या करती है भाई, ये मापन करती है। जो उसका आभासी भार होता है, मापन करती है जो उसका आभासी भार होता है, यानी आभासी भार का क्या करती है, मेजर करती है। बस ये कॉन्सेप्ट, इतनी सी लाइन अपन ध्यान रखनी है। अब अपन एक एक भाग को सोल्व करेंगे। देखो नंबर फर्स्ट, अगर मैं प्रतिक्रिया बल आर से दर्शाऊं प्रतिक्रिया बल को, तो देखो जब लिफ्ट एक समान वेग से जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड के एक समान, पहले में क्या करिए, एक समान चाल से ऊपर जा रही है, तो देखो यूं कह दूं, जब लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर जा रही है, तो अगर लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर जा रही है तो निश्चित रूप से त्वरण तो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि एक समान चाल से जा रही है, केवल क्या होगा उसमें, गुरुत्वीय त्वरण होगा, और उस गुरुत्वीय त्वरण की वजह से जो बल होगा वही उसका भार यहां हो जाएगा। ऊपर जा रही है तो A इजिकल टू क्या लेंगे अपन, 0। तो देखो इसलिए R इजिकल टू क्या रह गया, सीधा mg। भाई यहां पर m जो है g के साथ a या तो प्लस होता है या माइनस हो, लेकिन a का मान 0 है। तो देखो m की वैल्यू कितनी है, 70, g की वैल्यू कितनी है, 10, यानी कि 700 न्यूटन उसके ऊपर क्या लगेगा, उसका भार महसूस होगा। ये लीजिए नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से नीचे जा रही है, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे जा रही है, तो अगर लिफ्ट एक समान त्वरण से भाई नीचे जा रही है तो देखिए उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया बल होगा, यानी उसका जो भार होगा वो क्या होगा, m g माइनस ए, यही तो लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर त्वरण दे रखा है, एक समान त्वरण से नीचे जा रही है, तो नीचे जा रही है, अगर ऊपर जा रही हो तो क्या करते हैं अपन, इसे g प्लस ए कर देते। तो अब देखिएगा भाई m कितना है, 70, g का मान 10, a का मान 5, 70 10 माइनस 5 यानी कि 5, 35, 350 न्यूटन का इसके ऊपर क्या होगा, बल लगेगा, यानी 350 न्यूटन उसका क्या होगा, भार होगा। नंबर थर्ड, तीसरे केस में एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है, तो अगर लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है तो देखिएगा R इजिकल टू m, तो m है ये भाई, g प्लस ए बन जाएगा। अगर g प्लस ए हो गया है तो अब देखिए आप इसमें वैल्यू रखिए, m की वैल्यू 70, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू 5, 70 इंटू 15, क्योंकि 10 प्लस 5 15, 7 15 7 105, यानी कि 1050 न्यूटन, इतना प्रतिक्रिया बल लगेगा। नंबर फोर्थ क्या कह रहे हैं, गुरुत्वीय प्रभाव में मुक्त रूप से अगर गिर रही है लिफ्ट, अगर लिफ्ट गुरुत्वीय प्रभाव में मुक्त रूप से गिर रही है तो देखो जब लिफ्ट
गुरुत्वीय प्रभाव में मुक्त रूप से गिरती है। तो जब लिफ्ट गुरुत्वीय प्रभाव में मुक्त रूप से क्या होती है, गिरती है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या देखते हैं कि जो उसका त्वरण है वो किसके बराबर होगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। और वो कहां हो रही है भाई, नीचे की ओर गिर रही है। और अगर नीचे की ओर गिर रही है तो R इजिकल टू एम जी माइनस ए, गिरती तो A इजिकल टू ए माइनस जी, इसलिए R इजिकल टू जी माइनस ए से R इजिकल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस जी इजिकल टू 0। यानी प्रतिक्रिया बल उसके ऊपर क्या होगा, 0 न्यूटन। अगर प्रतिक्रिया बल उसके ऊपर 0 न्यूटन है इस स्थिति में, तो देखिएगा भाई ए का मान जी के बराबर हो गया। तो अगर 0 न्यूटन है, इसे ही अपन कहते हैं भारहीनता की अवस्था। यानी यूं कहा जा सकता है कि व्यक्ति अब कैसी होगा, भारहीनता की अवस्था में होगा। तो यहां एक लाइन और अपन इसमें ऐड कर सकते हैं, वो ये कह सकते हैं अतः व्यक्ति भारहीन अवस्था में होगा। यह लिख देते हैं, अतः व्यक्ति भारहीन अवस्था में होगा। ये लो, ये अपने पास टॉपिक, अपने जो क्वेश्चन नंबर जो 13 था वो अपन ने ये कंप्लीट कर लिया। ध्यान रहे ये एक ही क्वेश्चन के अंदर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, होने को तो सरल क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें इस एक क्वेश्चन के अंदर लिफ्ट की चारों स्थितियां पूछ ली गई है कि लिफ्ट एक समान त्वरण से गतिमान हो तो क्या होगा, जब लिफ्ट एक समान वेग से गतिमान हो, एक समान त्वरण से ऊपर जा रही हो, एक समान त्वरण से नीचे आ रही हो, या लिफ्ट जो है मुक्त रूप से गिर रही हो, तो क्या इनके ऊपर प्रभाव होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट इस एक क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या कर लिए हैं, पूछ लिए। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। कहने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है। आवेग का मान उसमें पूछा जा रहा है, उसके अंदर एक ग्राफ दे करके उसमें स्थितियों की ये जानकारियां लेना चाह रहे हैं। किस तरह का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन और सॉल्व करते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 की अब अपन बात करते हैं, एक जो कि एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 यह है। क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं वो देखिएगा। एक डायग्राम ग्राफ दिया हुआ है, देखिए पहले अपन क्वेश्चन को लिख लें। चित्र में 4 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड का, चित्र में 4 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड का, चित्र में 4 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड का स्थिति समय ग्राफ दर्शाया गया है। किसी पिंड का स्थिति समय ग्राफ
ग्राफ दर्शाया गया है। चित्र में 4 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड का स्थिति समय ग्राफ दर्शाया गया है, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो देखिए इसी एक क्वेश्चन के अंदर क्या क्या क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट, भाई देखो एनसीईआरटी बुक की ये विशेषता है कि एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चनों का क्या होगा, समावेश होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी है। नंबर फर्स्ट ये पूछ रहे हैं t इज लेस देन 0, एक तो ये है, और एक कह रहे हैं t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड से अधिक का समय हो। फिर कह रहे हैं जो t है वो 0 से तो क्या है, अधिक है, लेकिन 4 सेकंड से कम है, यानी 4 सेकंड और 0 के मध्य के लिए पिंड पर आरोपित बल क्या है, के लिए पिंड पर आरोपित बल क्या है। यानी इन तीनों स्थितियों में पिंड पर क्या निकालना है, बल का मान निकालना है। सेकंड देखो, सेकंड ये इसके अंदर पूछ रहे हैं t इज इक्वल टू 0 तथा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड पर आवेग क्या है, इंपल्स क्या है। ध्यान रहे भाई, आवेग निकालना है तो आवेग का मतलब बल इंटू समय, और बल इंटू समय संवेग आवेग प्रमेय अपन ने पढ़ी है कि आवेग होता क्या है, संवेग में परिवर्तन के बराबर। अगर वेग में परिवर्तन अपन को पता चल जाएगा तो अपन संवेग में परिवर्तन भी अपन को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, यानी कि आवेग अपन को क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। ये अपन ने पूछ रहे हैं 4 सेकंड पर आवेग क्या है। कह रहे हैं केवल एक विमीय गति पर विचार कीजिए, इसमें भी एक हिंट दे दिया इन्होंने, केवल एक विमीय गति पर केवल एक विमीय गति पर विचार कीजिए। ग्राफ अपन को जो दिया गया है पहले वो देखें, क्योंकि अपन उसी को बेस पर हल करेंगे। ग्राफ इस तरह से दिया गया है, इस अक्ष पर समय लिया गया है सेकंड में, और यहां दर्शाया जा रहा है स्थिति x को, जो कि किस में है, मीटर में है। यहां ग्राफ इस तरह से है, ये देखो यहां ये दे दिया है 4 सेकंड, यानी कि 4 सेकंड पर ये स्थिति व्यक्त कर दी है इन्होंने 3 मीटर, ये इस तरह से दिया हुआ है OA। फिर ये ग्राफ इस तरह से यू स्ट्रेट लाइन। आप क्या देख रहे हैं, O से A तक तो एक सरल रेखा के रूप, ये सरल रेखा के रूप में ग्राफ है, यानी कि एक समान वेग से गति हो रही है। यहां वस्तु फिर कैसी है, स्थिर है, A के बाद देख लो, और इससे पहले है यहां पर ही वस्तु क्या है, स्थिर है। जहां वस्तु स्थिर है वहां पर तो बल क्या हो गया, शून्य हो गया। ये लो, अब इसको थ्योरेटिकल ही अपन हल कर लें। नंबर फर्स्ट, पहला पार्ट अपन देखें। पहले पार्ट के भी 3 पार्ट हैं भाई। t इज लेस देन 0, t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड, जो t की वैल्यू है 0 और 4 सेकेंड के बीच में आ रही है। तो पहले मैं कह दूं t इज इक्वल टू 0 के लिए वेग और त्वरण क्या है, शून्य है। t इज लेस देन 0 पर वेग व त्वरण क्या है, शून्य है। इस पर वेग और त्वरण अगर शून्य है, क्योंकि पिंड क्या है, विराम अवस्था में है, शून्य है, क्योंकि पिंड विरामावस्था में है। और अगर पिंड विराम अवस्था में है, इसका मतलब आरोपित बल भी क्या है, शून्य। इसलिए आरोपित बल इज इक्वल टू 0 न्यूटन, यानी कि शून्य बल होगा। ये तो ऑन बन गया भाई, इसे 0 न्यूटन ही लिख देते हैं, फिर ऐसे इज इक्वल टू 0 न्यूटन। ये लो, फिर अगर अब इसी के अंदर बात करें, t इज लेस देन 0 की बात भी आ गई। अगर अपन बात करें
टी इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड। नहीं, क्या क्या कह रहे हैं, टी इज लेस देन 0, टी इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड। तो देखो टी इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड पर, इस पर भी अपन क्या देख रहे हैं, 4 सेकेंड से अधिक पर भी पिंड कैसा है, विराम अवस्था में। तो वही सेम जवाब हो जाएगा, के लिए भी, या टी इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड पर भी, यूं कह सकते हैं। 4 सेकेंड है भाई, ऐसे ही है ना, टी इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड पर भी, एक्स कैसा है, नियत है, पर भी एक्स नियत है। बिल्कुल ग्राफ से यही चीज स्पष्ट हो रही है। एक्स को अपन ने इस अक्ष पर ले रहे हैं जो किस में लिया गया है, मीटर में, पर भी एक्स कैसा है, नियत है, अर्थात पिंड विराम अवस्था में है, एक्स नियत है, यानी एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है इस स्थिति के अंदर, अर्थात पिंड विरामावस्था में है। यानी पिंड कैसा है भाई, विराम अवस्था में। अगर पिंड विराम अवस्था में है, इसलिए इसका मतलब इसमें भी क्या है, आरोपित बल शून्य है। इसलिए इस स्थिति में भी आरोपित बल इज इक्वल टू 0 न्यूटन। ये लो, यहां पर भी बल कैसा होगा, शून्य। यहां पर भी बल शून्य था, यहां पर भी बल कैसा आ गया, शून्य आ गया। दो स्थितियां देख ली। अब अपन बात करेंगे भाई नंबर थर्ड की। कौन सी है नंबर थर्ड स्थिति, कि जब टी की जो वैल्यू है, जो टी है वो 0 से अधिक है और 4 सेकंड से क्या है, कम है, यानी 0 से 4 सेकंड के बीच में, यानी ये वाली स्थिति आ गई ओ ए, ये तो आ गई। के लिए एक्स टी ग्राफ एक सरल रेखा है, देख लो, के लिए एक्स टी ग्राफ एक सरल रेखा है। अगर ग्राफ एक सरल रेखा है, इसका मतलब वेग क्या है, नियत है, जिससे वेग नियत, क्योंकि x और t में अगर ग्राफ एक सरल रेखा होती है, इसका मतलब वेग क्या है, नियत है, जिससे वेग, यानी कि जिसे मैं क्या कह दूंगा, dx अपॉन में dt, ये कैसा है भाई, नियत है, जिससे वेग का मान क्या है, नियत है। अगर वेग नियत है तो त्वरण शून्य होगा, तो इस स्थिति में भी बल क्या हो गया, शून्य, क्योंकि वेग नियत यानी कि त्वरण शून्य, तो बल भी क्या होगा, शून्य होगा। तो अपन ये कह सकते हैं सरल रेखा है जिससे वेग dx अपॉन dt क्या है, नियत है, फलस्वरूप त्वरण शून्य, जिससे आरोपित बल भी शून्य। ये लो, तीनों ही स्थितियों के अंदर बल का मान क्या आ रहा है, शून्य। यहां अपन ने बल की स्थिति वाला काम पूरा कर लिया। अब अपन बात करते हैं नंबर सेकंड, किसकी बात करेंगे, आवेग के लिए, कि इसका आवेग क्या है, किसके लिए, 0 और 4 सेकंड पर आवेग की बात कर रहे हैं। तो देखो O से A तक की अगर मैं बात करूं, O से A तक तो क्या है, एक समान वेग से गतिमान है, इसलिए बिंदु O पर जो वेग होगा वही वेग क्या होगा, बिंदु A पर वेग होगा। ये तो अपन कह सकते हैं, यानी कि वेग का मतलब ओ ए वक्र की क्या निकाल लो आप, ढाल निकाल दो तो वेग आ जाएगा। तो देखो अपन क्या कह सकते हैं, चूंकि पिंड O से A तक, चूंकि पिंड O से A तक एक समान वेग से, चूंकि पिंड O से A तक एक समान वेग से गतिमान है, चूंकि पिंड O से A तक क्या है, एक समान वेग से क्या है, गतिमान है, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, इसलिए बिंदु O पर वेग
इसलिए बिंदु ओ पर वेग बराबर क्या हो जाएगा भैया, बिंदु ए पर वेग, क्योंकि एक समान वेग है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, ओ ए ग्राफ का ढाल, क्योंकि आपको पता है विस्थापन समय वक्र की ढाल किसको दर्शाती है, वेग को, और वेग समय वक्र की ढाल दर्शाती है किसको, त्वरण को। तो यहां अपन ने क्या देखा, इसलिए बिंदु ओ पर वेग बराबर बिंदु ए पर वेग बराबर ओ ए ग्राफ का क्या बन गया अपने पास, ये ढाल बन गया। और ढाल का मतलब किसका मान निकालना होता है आपको, ये लो भाई tan थीटा का। अगर ये कोण में थीटा मान लेता हूं, ये लो, ये अगर कोण थीटा है तो ढाल का मतलब क्या निकालना है आपको, tan थीटा का मान निकालना है। और आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटे आधार, लंब ये वाली साइड आ गई यानी कि 3, और आधार ये वाली साइड यानी कि क्या आ गया 4। तो ये लो भाई 3/4, 3/4 ही रहने देते हैं इसे। तो ये मेरे पास ये वेलोसिटी आ गई, मतलब 3/4 मेरे पास क्या आ गया है, वेग आ गया। इसलिए देखो t = 0 पर, इसलिए अगर मैं t = 0 पर आवेग की बात करूं तो t = 0 पर आवेग का मतलब क्या है भाई, संवेग में परिवर्तन, संवेग आवेग प्रमेय से। आवेग = p फाइनल माइनस p इनिशियल। आवेग का मतलब ये किसके अनुसार आया, संवेग आवेग प्रमेय से। भाई आवेग होता क्या है, संवेग में परिवर्तन। अब p फाइनल यहां पर क्या है, p फाइनल की अगर मैं बात करूं तो देखिए भैया mv माइनस p क्या आएगा, इनिशियल। तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है, 0 है, यानी कि ये क्या रह गया मेरे पास mv। m की वैल्यू मुझे इसने दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, देखो आप 4 किलोग्राम का ही है, तो ये लो 4। और v की मान कितनी है मेरे पास, v की वैल्यू है 3/4, यानी कि 4 से 4 कैंसिल 3। तो इसका मात्रक मैं लिख सकता हूँ, संवेग का मात्रक लेता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये लो, ये वाला पार्ट तो सोल्व हो गया। फिर इसी क्वेश्चन में और क्या कह रहे हैं भाई, t = 4 सेकेंड की भी तो कह रहे हैं। तो देखो भाई इसके बचे हुए पार्ट को मैं इधर सोल्व कर लेता हूं। इसी प्रकार t = 4 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर आवेग, वही फॉर्मूला p फाइनल माइनस p इनिशियल। यहां देखो भाई p फाइनल क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड पर 0 हो गया, तो यहां पर इस तरह रहे तो 0 माइनस, और p इनिशियल कितना हो जाएगा mv, यानी कि माइनस mv माइनस m का मान 4, v का मान है 3/4। 4 से 4 कैंसिल, -3 न्यूटन इंटू मीटर। भाई ये भी अपन मात्रक लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर कह दो या किलोग्राम मीटर पर सेकंड कह दो, बात एक ही है। यहाँ अपने पास ये एक क्वेश्चन, अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 14 था वो कंप्लीटली अपने सोल्व कर लिया। आप इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इस वाले पार्ट के बाद का शेष पार्ट भी मैंने यहाँ लिखा है, ऐसे ये लाइनिंग तिरछी लाइन लेकर के इस तरह से। यहाँ अपने पास क्वेश्चन 14 तक सोल्व हो गए। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो सोल्व करेंगे क्वेश्चन 15 से आगे के क्वेश्चनों को अपन सोल्व करेंगे। ध्यान रहे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर अपन को दे रखे हैं 40, यानी 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको कि अपन को क्या करना है, सोल्व करना है। अभी अपन ने 14 तक ही क्वेश्चन सोल्व किए हैं, क्योंकि इस चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिए हुए हैं और एक एक क्वेश्चन के कई कई पार्ट हैं, इसलिए इसमें समय लगने की अपनी पूर्ण संभावना है। लेकिन क्वेश्चन भी हल करना अपने लिए आवश्यक है, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में एक नए कॉन्सेप्ट को लिए हुए है। हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नई बात बताई गई है, इसलिए अपन हर क्वेश्चन को ही विशेष महत्व देते हुए अपन सभी क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं, इसके हल कर रहे हैं। क्योंकि एनसीईआरटी बुक के तो क्वेश्चन हल करने में ही संभावना, सफल होने की पूर्ण संभावना उसी से बनती है जब अपन एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चनों को अपन अच्छे से क्या करें, सोल्व कर लें। क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर एक नए तथ्य को इन्होंने क्या किया है, स्पष्ट किया है।